हाय गाइस, मैं कुशल हूँ आइसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का मॉड्यूल 12.4 सीखेंगे जिसमें हम Z ट्रांसफॉर्म के कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो आज है मॉड्यूल 12.4 जिसमें हम Z ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो आज हम दो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, एक है कॉन्जुगेशन और दूसरा है कॉन्वोल्यूशन। तो ये कॉन्जुगेशन क्या होता है उसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि Z ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो जैसे कि हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके उसका Z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n z पावर माइनस n और z होता है r इंटू ई पावर j ओमेगा जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगेन जब हम इसका Z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं तो इसके साथ साथ हमें इसका ROC भी बताना पड़ता है। ROC होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि ये Z डोमेन में वो रीजन होता है जहां पे ये Z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो अगर हमारे पास कोई एक सिग्नल है x ऑफ n जिसका अगर Z ट्रांसफॉर्म है x ऑफ z, तो अगर हम इस xn का अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमारा कोरिस्पॉन्डिंग Z ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो वो हम बड़ी आसानी से Z ट्रांसफॉर्म के एक्सप्रेशन को यूज करके निकाल सकते हैं, क्योंकि हम अगर अब लिखें इस y ऑफ n को, अगर हम लिखें x कॉन्जुगेट ऑफ n और फिर हम अगर y ऑफ z अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वो होगा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x कॉन्जुगेट ऑफ n इंटू z पावर माइनस n। अब यहाँ पे क्योंकि हम y ऑफ z को x ऑफ z के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो इसीलिए हमें यहाँ से ये कॉन्जुगेट हटाना पड़ेगा और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस पूरे इक्वेशन का होल कॉन्जुगेट ले सकते हैं। तो अगर हम वैसा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ n इंटू z कॉन्जुगेट ऑफ माइनस n। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने इस पूरे एक्सप्रेशन का होल कॉन्जुगेट कर लिया। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये x ऑफ z के जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि z की जगह पे यहाँ पे z कॉन्जुगेट आ गया है, यानी कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये है कैपिटल X ऑफ z कॉन्जुगेट, यानी कि y ऑफ z इज इक्वल टू कैपिटल X कॉन्जुगेट इंटू z कॉन्जुगेट। तो अब x कॉन्जुगेट का z ट्रांसफॉर्म होगा कैपिटल X कॉन्जुगेट इंटू z कॉन्जुगेट। अब क्योंकि हमारे कई सारे जो रियल लाइफ के जो सिग्नल्स होते हैं वो सारे रियल वैल्यूड होते हैं, तो अगर हमारा जो x ऑफ n है वो अगर रियल वैल्यूड है तो x ऑफ n विल बिकम इक्वल टू x कॉन्जुगेट ऑफ n, यानी कि if x of n is real valued then x of n is equal to x conjugate of n। और अगर दो सिग्नल्स अगर इक्वल हैं तो ऑब्वियसली उनका जो z ट्रांसफॉर्म होगा वो भी इक्वल होगा, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट x conjugate of z conjugate is equal to कैपिटल X of z। तो इससे हमें उनके पोल जीरो के बारे में क्या पता चलता है। तो इन जनरल कह पाना मुश्किल है, लेकिन हम अगर ये माने कि हमारा जो x ऑफ z है वो अगर एक रैशनल फंक्शन है, यानी कि x ऑफ z हमारा रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स है, यानी कि इफ
x of z is equal to z minus alpha 1, z minus alpha 2 and so on up to z minus alpha m divided by z minus beta 1, z minus beta 2 and so on up to z minus beta n। तो अगर हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर इस तरह का है तो अब देखते हैं कि अगर हमारा ये जो कंडीशन है अगर ये होल्ड करता है तो फिर हम उसके पोल्स एंड जीरोस के बारे में क्या कह सकते हैं। उसके लिए हमें पहले x ऑफ z के एक्सप्रेशन को यूज करके x स्टार ऑफ z स्टार का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं दैट कैपिटल X ऑफ z स्टार और z कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू z conjugate minus alpha 1 into z conjugate minus alpha 2 and so on up to z conjugate minus alpha m divided by z conjugate minus beta 1, z conjugate minus beta 2 and so on up to z conjugate minus beta n। और अभी हमें क्या करना है, हमें अभी कैपिटल X का कॉन्जुगेट लेना है, यानी कि हमें अब इस पूरे एक्सप्रेशन का होल कॉन्जुगेट लेना है। तो हम अगर वैसा करते हैं तो हमें मिलेगा कैपिटल X कॉन्जुगेट ऑफ Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z माइनस अल्फा 1 कॉन्जुगेट। ये इसलिए क्योंकि हमारा ऑलरेडी Z कॉन्जुगेट था और Z कॉन्जुगेट का हम अगर कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमारे पास वापस से वही ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है। फिर z माइनस अल्फा 2 कॉन्जुगेट एंड सो ऑन अप टू z माइनस अल्फा m कॉन्जुगेट। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में हो जाएगा z माइनस बीटा 1 कॉन्जुगेट, z माइनस बीटा 2 कॉन्जुगेट एंड सो ऑन अप टू z माइनस बीटा n कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा x ऑफ z था उसमें अगर अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू अल्फा m अगर जीरोस थे तो हमारे इस एक्सप्रेशन में अल्फा 1 कॉन्जुगेट, अल्फा 2 कॉन्जुगेट एंड सो ऑन अप टू अल्फा m कॉन्जुगेट आर द जीरोस। एंड सिमिलरली अगर पहले हमारे बीटा 1, बीटा 2 अप टू बीटा n अगर हमारे पोल्स थे तो हमारे नए एक्सप्रेशन में बीटा 1 conjugate, बीटा 2 conjugate and so on up to बीटा n conjugate are the poles। यानी कि अगर हमारा x of n अगर रियल है, if x of n is real then x of n is equal to x star of n, which implies that capital X of z is equal to कैपिटल x स्टार ऑफ z स्टार। इसका क्या मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो कैपिटल X ऑफ z है इसके जितने भी पोल्स एंड जीरोस हैं और राइट हैंड साइड में जो कैपिटल X स्टार ऑफ z स्टार है इसके जितने जीरोस एंड पोल्स हैं वो दोनों बराबर होने चाहिए। यानी कि अगर अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू अल्फा m अगर इस एक्सप्रेशन के अगर जीरोस हैं तो वो इस एक्सप्रेशन के जीरोस भी होंगे। यानी कि इस एक्सप्रेशन में अगर हम इनके सारे वैल्यूज को अगर लिखें, अगर हमें वो पता हो तो हम ये पाएंगे कि x ऑफ z में हर टर्म का जो कॉन्जुगेट है वो भी अवेलेबल है। यानी कि अगर x ऑफ z में अगर अल्फा 1 अगर 0 है तो अल्फा 1 कॉन्जुगेट को भी 0 होना पड़ेगा, बिकॉज x ऑफ z इज इक्वल टू x स्टार ऑफ z स्टार। तो इससे हमें क्या मिलता है दैट इफ अल्फा 1 इज अ 0 ऑफ x of z then so is alpha 1 conjugate, and similarly if beta 1 is a pole of x of z then so is beta 1 conjugate।
और ये सिर्फ अल्फा 1 या बीटा 1 के लिए नहीं बल्कि सारे अल्फाज और सारे बीटाज के लिए होल्ड करता है। यानी कि हमें अगर x ऑफ z का अगर कोई भी एक पोल पता है तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो उसका जो कॉन्जुगेट है वो भी उसका पोल होगा, और हमें अगर कोई भी एक जीरो अगर पता है तो उसका जो कॉन्जुगेट है वो भी जीरो होगा। यानी कि जो रियल वैल्यूड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होते हैं उनके z ट्रांसफॉर्म में जो पोल्स एंड जीरोस होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये है हमारा जो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ z ट्रांसफॉर्म फॉर रियल वैल्यूड सिग्नल। अब देखते हैं कि कॉन्वोल्यूशन के केस में क्या होता है। कॉन्वोल्यूशन का केस अगेन हमारे सिस्टम्स एनालिसिस में बहुत क्रूशियल है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ये LTI सिस्टम्स को एनालाइज करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो अगर सपोज हमारा अगर एक LTI सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है h ऑफ n और उसमें हम अगर एक इनपुट दे रहे हैं x ऑफ n और हमें आउटपुट मिल रहा है y ऑफ n, तो क्योंकि ये सिस्टम हमारा LTI है तो हम इसके आउटपुट को उसके इनपुट और इम्पल्स रिस्पॉन्स के कॉन्वोल्यूशन के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो हमारा y ऑफ n हो जाएगा x ऑफ n कन्वॉल्व विथ h ऑफ n। तो जैसे कि हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म, DTFT, लाप्लास ट्रांसफॉर्म उन सारे केसेस में देखा था, उसी तरीके से z ट्रांसफॉर्म के केस में भी जो हमारा जो आउटपुट का z ट्रांसफॉर्म होता है वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इनपुट्स z ट्रांसफॉर्म विद द z ट्रांसफॉर्म ऑफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स। यानी कि हमारा जो आउटपुट का z ट्रांसफॉर्म है वो हो जाएगा कैपिटल X ऑफ z इंटू कैपिटल H ऑफ z, जो कि हमारा प्रॉपर्टी जो कि हमारे दूसरे फूरियर ट्रांसफॉर्म के केसेस में भी होल्ड करता है। पर यहाँ पे बस सवाल ये है कि उसका जो ROC है वो क्या होगा, क्योंकि z ट्रांसफॉर्म में सिर्फ z ट्रांसफॉर्म के एक्सप्रेशन से हमें बहुत इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, हमें उसके ROC की भी जरूरत होती है। तो उसका जो ROC होगा that will definitely be at least R of the input intersection with ROC of the impulse response, but it may be larger than that, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम दो Z ट्रांसफॉर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके पोल्स एंड जीरोस में कैंसिलेशन हो सकता है। सपोज अगर Z इक्वल टू Z1 कैपिटल X ऑफ Z का पोल है और कैपिटल H ऑफ Z का जीरो है तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और क्योंकि हमारा जो रैशनल Z ट्रांसफॉर्म होता है वो पोल्स से बाउंडेड होता है, तो अगर हमारा पोल जीरो कैंसिलेशन हो गया है तो हमारा ROC का एक्सटेंट जो है वो बढ़ जाएगा। सो इन दिस केस हम क्या कहेंगे कि ROC इज कंटेन्स at least the ROC of X intersection with the ROC of H। और जो एक्चुअल ROC है वो आपको तभी पता चलेगा जब आपके पास कैपिटल X और कैपिटल H के एक्चुअल एक्सप्रेशंस हों। तो आपके पास अगर कोई LTI सिस्टम दिया हुआ है और आपको उसका इनपुट भी दिया हुआ है और आपको उसका आउटपुट कैलकुलेट करना है, तो अगर आप टाइम डोमेन में अगर करेंगे तो आपको ये कॉन्वोल्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि कई बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उसकी जगह पे आप इनपुट का Z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कीजिए, इम्पल्स रिस्पॉन्स का भी Z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कीजिए और उनके ROC को भी निकालिए। फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर उसका इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म लेके आप जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट है वो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगेन मैं इस मॉड्यूल में इस रिलेशन का डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, पर क्योंकि हम ये पहले भी काफ़ी केसेस में कर चुके हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अभी इसका डेरिवेशन खुद से कर सकेंगे। पर अगेन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो ROC है इस केस में दैट मे नॉट बी जस्ट RX इंटरसेक्शन RH बट इट मे बी लार्जर देन दैट, क्योंकि हमारा पोल्स और जीरोस के बीच में कैंसिलेशन होने की संभावना रहती है। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन टू सम प्रॉपर्टीज ऑफ Z ट्रांसफॉर्म। अगले मॉड्यूल में हम Z ट्रांसफॉर्म के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। थैंक यू।